नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर आज 12 बजे तक बिहार बंद। एनडीए के शांतिपूर्ण आह्वान को मिल रहा है जनता का पूरा समर्थन। इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता। आज दोनों देशों के आपसी हित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। 22 सितंबर से सस्ती होंगी रोजमर्रा की चीजें और गाड़ियां। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को होगा फायदा। सस्ती होगी पढ़ाई से लेकर दवाई। भयंकर बाढ़ झेल रहे पंजाब का आज दौरा करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 7 सितंबर तक हिमाचल में स्कूल कॉलेज बंद। और दिल्ली में लगातार खतरे के निशान से ऊपर यमुना। पुराना लोहा ब्रिज बंद। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए निचले इलाकों में रहने वाले लोग। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बिहार में हुए अपमान पर आज बिहार बंद है। विपक्षी गठबंधन के मंच से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने आज सुबह 7 से 12 बजे तक यानी आधे दिन का बिहार बंद बुलाया है। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ गुस्से में हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन इस समय चल रहा है और बंद के दौरान भी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अभी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके लिए वो आरजेडी और कांग्रेस को भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चाहते थे तो बिहार की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए ये महिला मोर्चा, जहां वो महिला के सम्मान की बात करती हुई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहे, उसका विरोध प्रदर्शन इस समय बिहार में चल रहा है, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बिहार बंद का नेतृत्व बीजेपी की ओर से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता कर रही हैं। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के खिलाफ एनडीए के घटक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया। महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के बारे में अपशब्द कहा गया, तो दोषी मानते हैं ये जो घटनाक्रम हुआ है। सीधी बात है कि वो मंच किसका था? वो मंच महागठबंधन का था, तेजस्वी और राहुल का मंच था। उस मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री की मां नहीं, पूरे देश की मां, किसी भी मां को अगर गाली पड़ता है तो वो हमारी मां को गाली पड़ता है। उस मंच से मां को गाली दिया गया, वो भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, वो बिल्कुल शर्मनाक है। उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं आज सड़कों पे। भाई पूरे देश के खुलेआम लोग, बच्चा से लेके सभी जाति धर्म के लोगों ने, आप राजनीति करते हैं, आप करो भाई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माता वो देश की माँ है, सबको माँ, उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने उनकी माँ की अभद्र गाली दिया, इससे देश में सभी जाति धर्म के लोग बड़ी आक्रोशित हैं। और ये तो हम लोग, ये मेरा झंडा और ये भारतीय जनता पार्टी की झंडा, ये झांकी है, इस गाली का ये झांकी है, शुरुआत है। अगर इन लोगों ने इस तरह का आचरण किया तो देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे जनता दल यूके, यानी पूरा एनडीए इसमें शामिल है। और हम देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन के विरोध प्रदर्शन कर रही है, खासकर महिला मोर्चा काफी एक्टिव है। जी बिल्कुल, महिला के सम्मान विषय से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने आज एनडीए के महिलाओं ने आह्वान किया है पूरे बिहार बंद का, और पूरा सफल भी है। पूरे बिहार से हम लोग ने रिपोर्ट मांगा है
तो जिस तरह से एक अपमान किया गया है, शब्द बोला गया है, वह एक महिला का नहीं है, ये पूरे महिला शक्ति का, नारी शक्ति का अपमान है। उनके मन से जो किया गया, महिलाएं उसको किस तरीके से ले रही है आम महिलाएं? उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो मन से क्या अपने घर से स्टार्ट किए हैं। देखे ना वो ऐश्वर्या राय को किस तरह बाल खींचकर उनकी माँ निकाल दी, तो उनकी घर की माँ का ही संस्कार ही वैसा है जो, मगर ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये पूरे बिहार में नहीं चलेगा कि हर माँ को अपमान कर दीजिए। जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं उनका गाली देना कितना बड़ा, मतलब एक बिहार के लिए शर्मनाक बात है, जो हम लोग महिला नहीं सहेंगे। राहुल गांधी को, तेजस्वी गांधी को, अब प्रियंका गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। प्रियंका गांधी एक महिला है, महिला होकर इस तरह का गाली बर्दाश्त कर रही है, वो हम लोग नहीं करेंगे। आम महिला जो है बिहार की या भारत की, वो किस तरीके से ले रही है इसको? सारी महिला एकदम अपने आप पे ले रही है कि माँ, बहन, बेटियां हमारी सब स्त्री का ही रूप होती है, और पूरी महिला, मान के चलिए 80% महिला आज रोड पे उतरी हुई है। विरोध प्रदर्शन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार की राजनीति में, जहां पर जिस तरीके से महागठबंधन की जो रैली थी, वोटर अधिकार रैली, और उस रैली में जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में किया गया, उससे जनता आक्रोशित है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, पटना। बिहार में इस समय सियासी पारा गर्म है और ऐसे में बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये विरोध प्रदर्शन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलना है। आइए देखते हैं कि बिहार बंद पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो अपना आक्रोश जता रहे हैं। आज बिहार बंद है और मोदी जी की मां का अपमान हुआ है। जो हम लोग महिला मोर्चा की टीम है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोदी जी की मां का अपमान मतलब पूरे हिंदुस्तान की मां बहन का अपमान हुआ है और ये बहुत ही गलत हुआ है, जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं है और माफ़ी मांगने से भी उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। ये केवल दरों में परिवर्तन नहीं है, बल्कि जनजीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी व्यवस्था में व्यापक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। ये केवल दरों में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को केंद्रित रखते हुए लागू किए गए हैं। मैं इन अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का स्वागत करता हूं और इसमें लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। हम लोग सीतामढ़ी की महिलाएं, हम लोग रोड पर उतरे हैं। बिहार बंद के उपलक्ष्य में सारी दुकानें बंद हो रही हैं। हम सभी महिलाएं रोड पे हैं कि माँ के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ के अपमान नहीं सहेगा बिहार। सोनिया गांधी के माफी मांगना चाहिए देश से कि माँ के अपमान जो है वो भी माँ है, सोनिया भी माँ है, राबड़ी भी माँ है। सभी माँ का सम्मान, भाजपा सभी का सम्मान करती है, इसीलिए हम लोग सभी माँ का सम्मान करते हुए उस सम्मान में आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। और इससे भी वो लोग सबक ले, माफ़ी मांगे। राहुल गांधी और तेजस्वी जी आज तक माफ़ी नहीं मांगे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। तो पूरे बिहार में इस समय बंद का असर दिख रहा है। भारी संख्या में महिलाएं इस समय सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपना आक्रोश जता रही हैं। इस समय बिहार बंद है, 5 घंटों के लिए बिहार बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको ध्यान में रखा गया है। आम जनता को कोई परेशानी ना हो, ऐसे में इमरजेंसी सेवाएं इस समय चालू हैं। तो बंद में भी राहत इस समय साफ तौर पर दिख रही है। केवल 5 घंटों का ये बंद है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है। एनडीए नेताओं ने बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जो हैं वो प्रभावित ना हो, इसका आश्वासन दिया है। इसीलिए इमरजेंसी सेवाएं इस समय बाधित नहीं है। अस्पताल हो, क्लिनिक हो, दवा की दुकानें हो, इस समय पूरी तरीके से खुली हुई हैं। आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इस को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। फिर चाहे वो एम्बुलेंस क्यों ना हो, जैसे आपातकालीन सेवाएं को भी चालू इस समय रखा गया है। इसके साथ साथ दैनिक दिनचर्या का जो सामान किराने के सामान से मिलता है और अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी इस समय उपलब्ध हैं और पेट्रोल पंप भी इस समय खुले हुए हैं। इस समय हमारे साथ पटना से 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। बिहार से कुमार आलोक पटना से जुड़ रहे हैं, वहीं मधुरेश गया से जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का सबसे पहले रुख करेंगे। कुमार, सुबह 7 बजे से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है बिहार में। अगर पटना की बात करें तो बंद का किस तरीके से असर दिख रहा है, और क्योंकि इसको महिला मोर्चा इसको नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे में महिलाओं का गुस्सा किस तरीके से बाहर आ रहा है?
देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो आरजेडी का जो बंद होता है उसको लेकर के, अगर आरजेडी ने बंद का आह्वान कल के लिए किया है तो 4 दिन पहले से ही लोग सहम जाते थे कि क्या होगा, शहर में तोड़ फोड़ होगा, लोगों को परेशान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी का ये एनडीए का जो ये बंद है प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा की टिप्पणी को लेकर के, तो बिल्कुल डिसिप्लिन बंद है। और आवश्यक सेवाएं जैसा कि आपने बताया वो जारी है, मेडिकल की दुकानें खुली हुई है, जो जरूरी, मान लिया स्कूल जो लड़के जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, जो मरीज है उनको जाने दिया जा रहा है, और हाथ जोड़कर बंद करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता। हमारे साथ उषा विद्यार्थी है, बहुत ही फायर ब्रांड लीडर अपने जमाने की है और आज भी हैं। उषा जी, आप ये बताइए कि जो अपमान की बात हो रही है, महिलाएं उसको किस तरीके से ले रही है, खासकर बिहार की महिलाएं? देखिए, बिहार की महिलाओं को, जैसे आप हमारा पोस्टर भी देखिए कि मैं माँ हूँ, तो सभी माँ बहन को इतनी तकलीफ हो रही है कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो स्वर्गीय हैं उनको गाली दिया गया, तो बाकी सारी माताओं को गाली दिया गया। और स्वयं परसों प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक बेटा के रूप में अपनी माँ के लिए आंखों में आंसू आ गया, पूरे बिहार की महिलाओं के आंखों में आंसू आ गया कि जब प्रधानमंत्री की माता जी को छोड़ा नहीं जा रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं है, मन से कोई खुले आम अभद्र टिप्पणी गाली गलौज कर रहा है, तो बाकी तमाम महिलाओं को और माताओं बहनों को ये तेजस्वी और राहुल गाली दे सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर आकर राहुल जी और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे, और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, किसने किया उसको दंडित किया जाए, उसको सजा दिया है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। देखिए, मंच किसका था? राहुल जी के लिए सजा था, तेजस्वी जी के लिए सजा था, उनकी यात्रा थी, और उस मंच के नीचे से नहीं, मंच के ऊपर से माइक पर गाली दिया गया, जो सबने पूरा देश देखा है। इसलिए राहुल और तेजस्वी, राहुल जो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा मंच नहीं है, तो ये बहुत ढीठ है और वो घमंडी है। वो उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि अगर कार्यकर्ता से भी गलती हुई है उनके मंच से, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगना चाहिए। वो स्वर्गीय माँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको प्रणाम करके माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरे लोगों से गलती हुई है। तो ये आपने देखा उषा विद्यार्थी थी, और ऐसे उषा विद्यार्थी नहीं बल्कि एनडीए के सारे घटक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेत्री हैं, चाहे वो हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए के पूरे एकजुट होकर के इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, बंद का जो आयोजन हो रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन है, बिल्कुल डिसिप्लिन, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप बंद कर लीजिए। और आक्रोश जताया जा रहा है। इधर हम कुमार आलोक साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। गया से इस समय हमारे साथ मधुरेश भी है। मधुरेश, बिहार के किन जिलों की बात की जाए जहां बिहार बंद का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है? हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रखी गई है, लेकिन महिला मोर्चा इस समय इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि ये हमारी या आपकी मां का सम्मान या अपमान नहीं है, ये हर देश की मां का अपमान है। लेकिन बिहार के सारे जिलों में महिला मोर्चा के द्वारा बंद है, उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और ये बंद कहीं भी जैसा राजद काल में होता था कि शटर खींच करके दुकान का बंद करवाया जाता था या दुकान लूट ली जाती थी, वैसा बंद नहीं है। ये स्वतः है, लोग खुद से शामिल हो रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं। लोग 12 बजे तक लोगों ने तय कर रखा है कि आज दुकान नहीं खोलनी है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो बात, ये जो गाली गलौज है, ये लोगों को दिल को कितना हर्ट कर चुकी है कि लोग, आम जो जनता है वो खुद से इस बंद में शामिल हो रही है। और जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो एनडीए में शामिल महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह खड़े होकर के लोगों से अपील करती हुई दिख रही हैं और विरोध करती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के से माफी मांगने को लेकर के नारेबाजी भी हो रही है। और लोगों में गुस्सा दिख रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि पीएम की मां को गाली देना मतलब मेरी मां को गाली देना। आप किसी भी मां को अगर गाली देते हैं तो आप मेरी मां को गाली देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर दिख रही हैं। आप चाहे बात करें पश्चिमी चंपारण की, पूर्वी चंपारण की बात करें, हाजीपुर की बात करें, वैशाली की बात करें या पटना की बात करें,
पटना में भी कई जगहों पर महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं। गया में भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले मार्च निकाला था और इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, आम महिलाएं, वो शामिल हुई थी। जी आलोक, यहाँ देख रहे हैं हम तस्वीरें में कि दुकानें इस समय बंद है, लेकिन 12 बजे तक इस बिहार बंद का आह्वान किया है। क्या 12 बजे से सभी दुकानें खुल जाएंगी? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का बंद था और ये प्रतीकात्मक था। बंद का आयोजन इसलिए नहीं था कि शहर में अफरा तफरी कर दी जाए, राज्य में अफरा तफरी कर दी जाए। ये डिसिप्लिन एक प्रतीकात्मक विरोध था और इस विरोध को लेकर के जनता का सैलाब, या भारतीय जनता पार्टी कहे या एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो सैलाब उमड़ पड़ा है। खासकर मैं बताऊंगा कि ये डाक बंगला चौराहा है, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि चारों तरफ यानी एनडीए के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपको। विरोध प्रदर्शन को लेकर महिलाएं काफी संख्या में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाक बंगला चौराहे का यह ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहा है और इस डाक बंगला चौराहे से बहुत सारे नेता और बिहार की राजनीतिक पटल पर ऊपर आए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, इवन जेपी हो, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब आदर्श मानते हैं समाजवादी धारा के लोग। तो ये डाक बंगला चौराहे में एक तरह से पूरा हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। और पूरे पटना की अगर बात करें, राजधानी पटना की बात करें, तो बंद पूर्णतः सफल है। जी आपको पहले ही बताया गया कि मेडिकल की सेवाएं पर कोई बाधा नहीं डाली गई है, एम्बुलेंस सेवा पर कोई बाधा नहीं डाली गई है और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी जाने दिया जा रहा है। लोग मैं कह सकता हूं कि स्वतः स्फूर्त जो बंद होता है, लोगों ने यह ठान रखा था कि हमको बंद में इस विरोध में जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कांग्रेस और राजद के मंच से, तो उसको लेकर के आम जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ था और अभी तक है। और 12 बजे के बाद बंद का जो आयोजन है वो कार्यकर्ता अपने अपने घरों लौट जाएंगे और फिर जो सामान्य दिनचर्या है वो यहाँ रहेगी। चलिए, एनडीए के बंद से पटना समेत आई थिंक बिहार के अलग अलग जिलों में इस समय असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 7 से 12 बजे तक ये बिहार के बंद का आह्वान किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है। फिलहाल आलोक और मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के दौरे पर हैं। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की है। एक्स पर पोस्ट करके जयशंकर ने बताया कि आज सुबह दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके निरंतर प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हमारे समकालीन संबंधों के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग की यह पहली भारत यात्रा है। लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ऐसे में ये यात्रा कई मायनों में खास हो जाती है। इस यात्रा में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी और सिंगापुर के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें हमारी एक्ट ईस्ट नीति भी शामिल है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया।
आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, देश को दिवाली का बड़ा उपहार मिला है। प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त पर घोषणा की थी कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म होंगे और वैसा ही हो रहा है। एक महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का वादा पूरा हो गया है और अब 22 तारीख यानी कि 22 सितंबर से नए रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12% और 28% के कर स्लैब को अब हटाकर केवल 2 कर स्लैब रखे गए हैं, जिसमें 5% और 18% के 2 करें हैं। साथ ही पुरानी जो 5% की कर दर थी उसको शून्य कर दिया गया है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।
व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। फिर ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन शालीन तोष्णीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से किए गए ताजा जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है। शालीन तोष्णीवाल ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद भी कहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एमएमएफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस जीएसटी 2.0 ऐलान द्वारा अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉटन के समान 5% पे पहुंच गई है। फाइबर, यार्न, फैब्रिक सभी 5% है। और ये जो ऐलान है कि जीएसटी 5% तक सीमित रहेगा 2,500 रुपये के गारमेंट तक, उससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा और ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगी। तो मैं मानता हूं कि इस ऐलान द्वारा ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस पूरी इंडस्ट्री की और पर्टिकुलरली एमएमएफ फाइबर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगी और इम्प्रूव होगी। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन करण राठौड़ ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए व्यापक सुधारों से व्यापारियों और आम जनता को विशेष लाभ होगा। सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। ये केवल दरों में परिवर्तन नहीं है, बल्कि जनजीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी व्यवस्था में व्यापक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। ये केवल दरों में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को केंद्रित रखते हुए लागू किए गए हैं। मैं इन अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का स्वागत करता हूं और इसमें लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। वहीं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कुलदीप राज वट्टल ने कहा कि यह कदम बेहद जरूरी था। ऐसे में सरकार ने समय की इस मांग को समझते हुए बिल्कुल सही समय पर यह महत्वपूर्ण कार्य किया है। बहुत ही सरल और आवश्यकता के हिसाब से जो जरूरतमंद चीजें थी, जरूरत की चीजें थी, उसके ऊपर पूरा फोकस करते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए जीएसटी रेट्स का सुधार किया है और काफी कम रेट्स किए। स्पेशली जो खाने पीने की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल जीएसटी रेट्स को जीरो कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है एक आम आदमी के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बाकी चीजें हैं जिनका फोकस है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, जिससे कारीगर जुड़े हैं और स्मॉल सेक्टर जुड़े हुए हैं, उनको भी उन्होंने 12% से लेके 5% पे लाके उनके लिए बहुत बड़ी राहत की है। मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी टीम और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किया है। राजस्थान के जयपुर स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी दिलीप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक और प्रमुख दिलीप बैद कह रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए ये रिफॉर्म वरदान साबित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों को भी इसके लागू होने से बड़ी राहत मिलने वाली है। We thank Government of India for rationalizing the GST slabs and making majority of the items which are in our day-to-day use affordable. For our handicraft sector, this might come as lifeline because, as you all know, the tariffs have disrupted the entire supply chain in exports, and
lots of people, the employment which we generate, lakhs of people has come under threat. Now with the reduced GST rates for the handicrafts, I think we'll be able to grow Indian market, which is the best alternate, and we'll be able to save employment of many artisans and craftsmen in this sector. जीएसटी की दरों को लेकर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। जीएसटी दर स्लैब घटाने को लेकर क्या है दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, आइए बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जिन्होंने जीएसटी हटाया, बहुत बड़ा सराहने का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। लाइफ और हेल्थ बहुत बढ़िया है और एक जीएसटी हटा, बहुत अच्छे लोगों का बहुत अच्छा व्यू है और लोगों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। ये जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी खत्म हो गई, जिसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। भारतवर्ष में जीएसटी की अपार सफलता के बाद परम यशस्वी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पूरे देश की जनता को दीपावली पर उपहार दे रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स लागू कर रहे हैं। अब केवल 2 स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%, जिसमें डेली हाउस होल्ड असेंशियल्स, शैम्पू, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें, विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में इरेजर्स, बुक्स, नोट्स वगैरह। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उस पर। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है प्लस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ते हो चुके हैं। 2 स्लैब किए 18% और 5%, इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमन जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जीएसटी की दर स्लैब घटाने को लेकर दिल्ली में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजारों में तेजी दिख रही है। बाजार खुलने के बाद शुरुआती सत्र में सेंसेक्स ने 550 अंक से अधिक उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 557 अंक की बढ़त के साथ 81,126 और निफ्टी 150 अंक की मजबूती के साथ 24,865 पर खुला। लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सेक्टोरल आधार पर ऑटो, FMCG, कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी, फार्मा, मेटल, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में लाल निशान में कारोबार हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के IMT सोना में ATL एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड उन्नत लिथियम आयन सेल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ATL जापान के TDK समूह का हिस्सा है। EMC 2.0 यानी कि संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के तहत 179 एकड़ में फैले लगभग 7,000 करोड़ के निवेश से इस विशाल संयंत्र में हर साल 20 करोड़ सेल बनाने की क्षमता होगी और भारत के लगभग 5,000 से 6,000 युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। IMT सोना का लक्ष्य कि इलेक्ट्रॉनिक और IT हब के रूप में विकसित होना है, जो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि ऑटोमोबाइल, मोटिव हब के सफल अनुभवों से प्रेरित है। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब दिल्ली पर मंडरा रहे बाढ़ के खतरे की। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य सरकार हरकत में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लोहे पुल की तस्वीरें हैं, जो अब यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और लोहा पुल से ये बिल्कुल
लोहा पुल पर ये पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। यमुना का प्रवाह इस समय तेज है, रौद्र रूप इस समय यमुना ने लिया हुआ है और यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी अब तेजी से दिल्ली के इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यमुना का पानी राजधानी के निगमबोध घाट के अंदर तक पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण दिल्ली सचिवालय, वासुदेव घाट, पुराने उस्मानपुर और पुराने गढ़ी मेंढू गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यमुना नदी का पानी मोनेस्ट्री मार्केट के मेन गेट से होते हुए मेन रोड पर पहुंचा है। सरकार ने बताया है कि 3 बैराजों यानी कि हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से पानी के प्रवाह की लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो अब घरों तक घुस आया है, दुकानों तक घुस आया है। यमुना से सटे जो इलाके हैं यहाँ पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यमुना का जलस्तर भी लगातार खतरे के निशान से ऊपर इस समय बह रहा है। ऐसे में तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय हो, वासुदेव घाट हो, यहाँ पर इस समय पानी भर चुका है और निचले इलाके इस समय जलमग्न हो गए। यमुना नदी से सटा यमुना बाजार में भी इस समय पूरी तरीके से पानी आ गया है। वहीं मोनेस्ट्री मार्केट की दुकानों में भी इस समय पानी भर चुका है। तो दिल्ली पर इस समय बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में दिल्ली प्रशासन सतर्क मोड पे है। इसी के साथ साथ एजेंसियां, रेस्क्यू एजेंसियां भी लगातार तत्परता के साथ काम कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब दिल्ली के 10,000 लोग हैं जो इस समय विस्थापित हैं। अपने घरों से कीमती सामान लेकर वो अपने राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से, जहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय भारत की यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समझौता होने की भी उम्मीद इस समय जताई जा रही है। आपको बता दें 3 दिवसीय यात्रा पर इस समय सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। वो अपनी पत्नी और साथ ही सिंगापुर के बड़े अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल के साथ इस समय भारत की यात्रा पर आए हैं और इस समय उनकी द्विपक्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है। कुछ देर पहले उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिल्ली में किस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इस पर देखेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय भारत की यात्रा पर हैं और हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत में हैं और वे अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और जिसके बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कुछ देर पहले उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की है और इस दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें वित्त, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष तकनीक जैसे कई अहम क्षेत्र हैं, जिसमें समझौता होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें भारत की एक्ट ईस्ट नीति बेहद अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में सिंगापुर का दौरा किया था, जहां द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी में बदला गया था, नए आयाम स्थापित किए गए थे और आज जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसी व्यापक और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा और कई ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। इन मुद्दों पर बातचीत होगी, मंथन होगा और हैदराबाद हाउस में अब ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। भारतीय और सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता में भागीदार हैं और द्विपक्षीय वार्ता ये हो रही है। आपको बता दें कि कई अहम मुद्दे हैं जो इस द्विपक्षीय वार्ता में जिनकी बातचीत हो सकती है, जिसमें फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा है, डिजिटल नवाचार है, कौशल विकास है, सिविल एविएशन है, कैसे दोनों देशों में समुद्री सहयोग को और मजबूत किया जाए और साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर भी कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिसमें समझौता होने पर हस्ताक्षर होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। कुछ देर पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी और आर्थिक संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन दोनों ही मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सिंगापुर के प्रधानमंत्री से हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर इस समय विचार विमर्श हो रहा है और 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर इस समय सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं और भारत और सिंगापुर के बीच नौवहन, नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कैसे मजबूत हों, इस पर भी बातचीत होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोंग आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक कंटेनर टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण ये परियोजना भी बताई जा रही है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारत में निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। 2014 से अब तक सिंगापुर का निवेश 175 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आपको बता दें साथ ही साथ कि कोविड के बाद की अवधि में ये 60 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर का दौरा किया था और यहाँ भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। भारत की हमेशा एक प्रमुख नीति रही है एक्ट ईस्ट नीति और उसको वो प्रमुखता से आगे बढ़ाता हुआ आया है। ये साल बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सिंगापुर संबंधों की ये राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ है। ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर आए हैं। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट नीति इसमें शामिल है और वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ये दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और दोनों प्रधानमंत्री आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। वोंग अपनी पत्नी के साथ इस समय भारत आए हैं और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है।
इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होने वाली है। साथ ही अब से कुछ देर पहले उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है। बेहद ही अहम ये दौरा सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का भारत का, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है और साथ ही कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद यहां जताई जा रही है। कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाया जाए, समुद्री सहयोग कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ चर्चा हो रही है। और यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अखिलेश सुमन। अखिलेश, भारत सिंगापुर के रिश्तों की बात की जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रगाढ़ रहे हैं और पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का दौरा किया था। अब जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तो किन किन क्षेत्रों पर बातचीत हो सकती है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर समझौते हो सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सभी देशों को पड़ रही है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की धमकी दी है सारे देशों के बारे में। तो ऐसे में सारे देशों के इस बात पे चर्चा हो रही है और सिंगापुर से इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे टैरिफ की इस मार का मुकाबला किया जाए। सिंगापुर को भी झेलना पड़ेगा, भारत को भी झेलना पड़ेगा। तो किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जिसमें टैरिफ नहीं उतना लगे और उसके साथ साथ जो आदान प्रदान हो, आयात निर्यात हो, आयात निर्यात सुचारू रूप से हो। आप जानते हैं कि सिंगापुर एक तरीके से गेटवे माना जाता है, न सिर्फ साउथ ईस्टर्न कंट्री के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए सिंगापुर जो है वो गेटवे माना जाता है कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ से बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में सिंगापुर और भारत किस तरीके से मिलकर इस स्थिति में अपने सहयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं, यह बहुत ही अहम बात। दूसरी अहम बात देखिए, समुद्री सुरक्षा को लेकर तो है ही, क्योंकि समुद्री सुरक्षा सिंगापुर एक छोटा सा देश है इंडो पैसिफिक का और उसे अपनी सुरक्षा का खतरा जो है हमेशा महसूस होते रहता है। इसलिए भारत और सिंगापुर के बीच में जो सैनिक अभ्यास है भी बहुत सारे हुए हैं और अभी भी होने की काफी संभावनाएं है। तो यह भी एक अहम चर्चा का विषय होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात देखिए, क्लाइमेट चेंज का मामला है कि सिंगापुर एक छोटा सा देश आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री को इस बात की काफी चिंता है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरीके से एकदम कह सकते हैं कि प्रकृति और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से अपना कार्य बरताती है, तो ऐसे में आइलैंड नेशन जो है तो द्वितीय देश है उन तृतीय देशों का काफी खतरे में है। तो इस स्थिति में भारत और सिंगापुर जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, ये तमाम बातें हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच में बात होगी। उसके अलावा नर्सरी ऊर्जा का मामला है कि जहाँ कम से कम जो ऐसे जैसे ईंधन जो है, ऐसे ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल इस तरह के ईंधन है, कोयला जैसे ईंधन है, इसका उपयोग कम से कम किया जाए और इस तरीके से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पर टेक्नोलॉजी और उसका किस तरीके से संचरण हो, तो उन सारी चीजों पे बातचीत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की फ्रांस के साथ मिलकर, उसमें भी सिंगापुर महत्वपूर्ण सर्च हो सकता है। उसके अलावा वन अर्थ की भारत से उसके सोलर एनर्जी जो है या जो और नई करनी ऊर्जा है किस तरीके से देश के बीच में डाला जा सकता है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो जी अखिलेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है कि किस तरीके से भारत और सिंगापुर के रिश्तों ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और ऐसे में जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में नए क्षेत्रों पर बातचीत हो सकती है और साथ ही साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर यहां होने की उम्मीद है। कुछ ही देर में प्रेस स्टेटमेंट भी आएगा, देखेंगे कि किस तरीके से भारत सिंगापुर के रिश्ते और मजबूत यहां होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड की बात करें उससे पहले दिल्ली के यमुना की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए पुराना लोहे पुल वाले
को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि यमुना नदी का जो जल स्तर है कितना बढ़ा हुआ है। ये सामने लोहे वाला पुल है रेलवे का, जिसके टच कर रही हैं यमुना नदी, और किस तरह से यमुना का जल स्तर है यहाँ कर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। जो निचले इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है, लोगों के रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार द्वारा की गई हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सच्चाई ये है कि अभी भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि इंसान के रूप में धरती पर डॉक्टर ही भगवान होते हैं। लखनऊ की ये कहानी है। लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा ही काम किया है जो भगवान के किसी करिश्मे से कम नहीं माना जा रहा। KGMU के ये डॉक्टर्स सिद्धार्थनगर के रामू के लिए कैसे भगवान बने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। KGMU डॉक्टरों ने असंभव को किया संभव। आंख से निकाला 6 सेंटीमीटर लंबा कांच। लखनऊ के KGMU के डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। एक जटिल सर्जरी जिसने एक परिवार की खुशियों को फिर से लौटा दिया। आंखों में नमी लिए मरीज और परिवार धरती के भगवान का आभार जताते नहीं थक रहे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और डॉक्टरों को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहते हैं। KGMU में हाल ही में एक बहुत ही रेयर सर्जरी हुई है, उसके बाद जो पेशेंट है उसको एक तरीके से नया जीवन मिला है। क्या है वो पूरा केस और कैसे इस जटिल सर्जरी को किया गया, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ KGMU के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अंकुर बजाज हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरी जटिल सर्जरी की गई। ये केस एक 31 इयर्स का ये यंग आदमी था, एक ऑटो ड्राइवर। क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये नया ऑटो खरीद सके, तो इसने डुप्लीकेट ऑटो खरीदा था। ये सिद्धार्थ नगर का निवासी था। एक दिन दुर्घटनावश इसका एक्सीडेंट हुआ और ऑटो जो है खंबे पे लड़ गया। अगर आपको पता हो, ज्ञात हो कि कोई भी ऑटोमोबाइल का अगर कोई भी ओरिजिनल शीशा होता है तो एक्सीडेंट होने पे वो चूर चूर हो जाता है, पर क्योंकि इसका डुप्लीकेट शीशा लगा हुआ था और इसका सेकंड हैंड ऑटो था तो वो चूर चूर नहीं हुआ। उसमें कहीं कांच के टुकड़े निकल के बिखर गए। और एक मुसीबत भरी बात यह थी कि एक कांच का टुकड़ा पूरा इसके अंदर आँख के रास्ते घुसता हुआ, आँख की नसों को पार करता हुआ, साइनस को तोड़ता हुआ दिमाग में जा घुसा। रामू दिख रहा है? जी सर। ये बंद कर दो आँख। इसकी आँख का मूवमेंट भी पूरा है। रामू कितनी उंगली है? 2 सर। अभी कितनी है? 4। और इसका विजन भी पूरा है। तो हम इसकी जान और आँख दोनों बचाने में सफल हुए हैं। जिस मरीज को इस रेयर सर्जरी के बाद जीवन दान मिला, उसकी बात भी सुनवाते हैं। ये जो आँख है, इनकी 6 सेंटीमीटर करीब जो कांच का टुकड़ा था वो निकाला गया है और अब इनकी जो आँख है वो प्रॉपर है और वो ठीक है। इनको सही तरीके से दिखाई भी दे रहा है और पेशेंट से हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो इलाज था और ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो किस तरह से हुई। मैम, यही कहना चाहते हैं कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारे गले पे हमारी आँख के दाहिना आँख जो है इधर ग्लास था, इतना बड़ा था, वो अंदर घुस गया था। गले वाला ऊपर दिख रहा था, इसलिए ज़्यादा सीरियसली हम लोग इसको लिए कि इधर से ब्लड निकल रहा है, सांस भी इधर से निकल रही थी। प्राइवेट में गए, हमको मालूम नहीं था लखनऊ में कहाँ कौन सा हॉस्पिटल है। जिधर लोग बोले उधर हम लोग गए, इधर वहाँ पे प्राइवेट में इधर मेरा मतलब इलाज हुआ। वहाँ से हम आए मेडिकल कॉलेज। हमारी मुलाकात यहाँ पे डॉक्टर सर अंकुर बजाज सर से हुई है। वो हमारे रिपोर्ट देखे और हमको नेत्र विभाग से वहाँ से अपानी इधर बुला लिए, ट्रामा सेंटर वहाँ पे बुलाए। उसके बाद में वहाँ पे आए, वो आके सर ने मेरे आँख देखा
और बोले घबराने की बात नहीं है, ये आपके दिमाग में जाके टच हो चुका है, ये आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। फिर वही सर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि उन्होंने ऑपरेशन किया और हमारे आँख भी सही है, पूरा एकदम दिख रहा है, मेरे को चारों तरफ दिख रहा है। वहीं रामू की पत्नी की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक गए। ये थी सिद्धार्थनगर के रामू की कहानी, जिनको 3 अगस्त को चोट लगी थी और चोट के बाद करीब 6 सेंटीमीटर का कांच का टुकड़ा उनकी आंख में अंदर तक धंस गया था और उसके बाद तमाम निजी अस्पताल में दिखाने के बाद ये 20 अगस्त को यहाँ लखनऊ के केजीएमयू के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आए थे और 22 अगस्त को इनका ऑपरेशन किया गया। और आज 22 अगस्त के बाद आज जो रामू की स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि रामू बिल्कुल ठीक है। लखनऊ में कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़। और आपको बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय भारत की यात्रा पर हैं और भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हो रही है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय भारत की यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और सिंगापुर का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है और नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हो रही है। भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक रिश्तों के 60 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे मौके पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय औपचारिक भारत यात्रा पर हैं। पिछले साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर गए थे और जब अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस समय हैदराबाद हाउस में मिल रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत चल रही है। इस समय द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच चल रही है और ये रिश्ता बेहद पुराना है, बेहद ही प्रगाढ़ है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत रहे हैं। और भारत और सिंगापुर के रिश्तों की बात करें तो 1965 से ये रिश्ता शुरू हुआ, जब सिंगापुर को आज़ादी मिली और भारत उन पहले देशों में था जिसने सिंगापुर को मान्यता दी थी। और साथ ही दोनों देशों के बीच लगातार साल दर साल मजबूत होते हुए आए हैं। और अगर बात करें तो सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है और सिंगापुर की कंपनियां बात करें तो भारत में स्मार्ट सिटी, हवाई अड्डों और इंडस्ट्रियल पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की यात्रा से लौटे हैं और अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस समय भारत की यात्रा पर हैं। तो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को भी नया आयाम दिया जाए, ऐसे में कई क्षेत्रों में समझौता होने के कयास भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस समय हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर में संयुक्त वक्तव्य भी दोनों देशों की तरफ से आएगा, जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन से क्षेत्रों में अब साझेदारी बढ़ती हुई यहाँ नजर आएगी। ऐसे में हम बता दें कि एक्ट ईस्ट नीति के तहत सिंगापुर भारत का प्रमुख साझेदार है और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत रहे हैं और इसी मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए और रिश्तों को एक नया आयाम देने के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस समय भारत के दौरे पर हैं। और एक तरफ जहां दुनिया इस समय ट्रंप के टैरिफ से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मुलाकात करते हुए और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती देते हुए, साथ ही गति देते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच चल रही है। रक्षा और सुरक्षा अहम क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश इस समय बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश सिम्बेक्स यानी कि नौसेना और अग्नि वॉरियर सेना जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास करते आए हैं। 2017 में नौसेना सहयोग को और बढ़ावा दिया गया था, एक समझौता हुआ था और आज भी कई क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार। दुनिया हर किनारे
जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। बिहार बन रहा